कैसे हो आप गाइज। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं WBJEE एग्ज़ाम के बारे में। गाइज इस वीडियो में हम लोग इस एग्ज़ाम का A to Z जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपके पास पहुंचता रहेगा। गाइज इस एग्ज़ाम के बारे में अगर बात किया जाए तो यह एग्ज़ाम जो है वह एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए कोई एक्स्ट्रा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस आपका जेईई का है वही सिलेबस इस एग्ज़ाम का है। बस इस एग्ज़ाम की कुछ अलग खासियत है, इस एग्ज़ाम की कुछ अलग क्वालिटी है। अगर आप यह एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ ऐसे आपके कॉलेजेस मिल जाएंगे, बेहतरीन बेहतरीन कॉलेजेस आपके मिल जाएंगे कि उसमें आपको ना मात्रा फीस देनी होती है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यह एग्ज़ाम एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इवन मैं अगर बात करूं तो जेईई मेंस के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो प्रायोरिटी होती है एग्जामिनेशन देने की, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन देने की, उनकी प्रेफरेंस WBJEE भी रहती है। वो ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपको आगे वीडियो में मिलेगी, इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलिए अब इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। गाइज इस एग्ज़ाम के बारे में अगर बात किया जाए तो यह एग्ज़ाम का जो पूरा नाम है वह है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इसका जो कंडक्टेड बॉडी है वह है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी जिस नाम से एग्जामिनेशन है उसी नाम से इसका बोर्ड भी है। यह एग्ज़ाम साल में एक बार होता है। अगर इसके लैंग्वेज के बारे में बात किया जाए तो इसका जो लैंग्वेज है, एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज है वो आपको बंगाली में देखने को मिलता है और इंग्लिश में देखने को मिलता है। यानी अगर आप बंगाल के हैं यानी वेस्ट बंगाल के हैं तो बंगाली में दे सकते हैं, बट अगर वेस्ट बंगाल के नहीं है तो आप इंग्लिश प्रेफरेंस कर सकते हैं। उसके हिसाब से ये बनाया गया है। अगर इसके एप्लीकेशन की बात किया जाए तो इसका एप्लीकेशन भाई ऑनलाइन होता है, लेकिन जो एग्ज़ाम होता है ना वो भाई ऑफलाइन होता है। OMR बेस्ड एग्ज़ाम है, जैसे कि जेईई मेंस CPT बेस्ड एग्ज़ाम है ना, वैसे यह एग्ज़ाम नहीं है, ये आपको ऑफलाइन देना होता है और OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। इस एग्ज़ाम के बारे में अगर बात किया जाए तो यह एग्ज़ाम आपके ग्रेजुएट के लिए भी होता है, आपके पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी होता है। मतलब आपको बता दिया जाए कि कोई भी डिग्री अगर कोर्स करना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में तो यह एग्ज़ाम आपको एलिजिबल बनाता है वैसे कोर्सेज को करने के लिए। एक चीज़ यहाँ पे कमी है, मैं आपको कमी भी बता दे रहा हूँ कि यह जो एग्ज़ाम है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स को प्रेफर करता है। मीन्स अगर कहा जाए तो 85% जो कोटा होता है ना वह वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए होता है, और 15% जो कोटा होता है ना वो ऑल इंडिया कोटा होता है। यानी वेस्ट बंगाल को अगर छोड़ दिया जाए तो 15% में पूरे भारत के स्टूडेंट्स लड़ाई करते हैं। लेकिन और भी इसकी क्वालिटी है जो आगे चल के वीडियो में मिलती जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। गाइज अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जाना जाए तो यह एग्ज़ाम जो डिमांड करता है आपसे कि अगर आप 10+2 में 45% मार्क्स लेकर आए हैं, इवन अगर आप जनरल हैं तो 45% मार्क्स आपको चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए 45%। लेकिन अगर वहीं आप SC ST OBC कैटेगरी के आते हैं, रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कंपलसरी है मैथ्स और फिजिक्स, यानी मैथ्स और फिजिक्स चाहिए। तीसरा जो पेपर है ना वो केमिस्ट्री भी हो सकता है, आपके बायोलॉजी भी हो सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकते हैं, और भी कुछ अलग भी लिए होंगे तो आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन इसमें मेन प्रेफरेंस है वो है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैंडेटरी है, ये दो सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर एज की बात किया जाए तो भाई 17 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे 17 ईयर से कम आपका एज नहीं होना चाहिए। अपर एज की कोई लिमिटेशन नहीं है, बस अगर आप मेरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपर एज मायने रखता है और वो आपके 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बीटेक या फार्मेसी या कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं मरीन को छोड़ के
तो आपके लिए एज क्राइटेरिया नहीं है, बस आपका कम से कम 17 ईयर्स होना चाहिए 10+2 में। यानी 31 दिसंबर 2023 तक आपके 17 साल आपको होना पड़ेगा। अगर 17 साल से अगर कम है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दीजिएगा। गाइज इसका अप्लीकेशन अगर डेट देखा जाए तो 2023 का तो अभी डेट नहीं निकला है, लेकिन आप एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं 2022 के डेट को लेके। यानी 2022 में 23 दिसंबर 2022 में इसका अप्लीकेशन डेट आया था, तो इसके हिसाब से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि दिसंबर में ही इसका एप्लीकेशन आता है। और आपका जो लास्ट डेट था वह आपको 20 जनवरी 2023 तक था। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दिसंबर में आता है तो जनवरी में 20 या 25 तक इसका लास्ट डेट डाल सकता है। अगर करेक्शन का बात करें तो पिछले साल जो करेक्शन टाइम था वो 22 से लेके 24 जनवरी तक दिया था। उसी के हिसाब से आप इसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पूरा डिटेल, जैसे एडमिट कार्ड कब आया था, WBJEE जो एग्ज़ाम डेट था वो कब था, रिलीज आंसर की कब था, इवन रिजल्ट कब आया था, ठीक है, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, ये सारा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस टाइम के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2024 में भी ऐसा ही होने वाला है। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, मतलब ज़्यादा नहीं, मे भी अगर क्या बोलते हैं मे भी आप कह सकते हैं कि इलेक्शन है तो इलेक्शन के चलते या तो पहले हो सकता है, पहले ही होगा, डिले तो नहीं करेगा, पहले ही हो सकता है कि 5-10 दिन पहले कर दें, डिले करने का चांस नहीं बनता है। तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कब कब इसका सारा डिटेल होने वाला है। अब बात करते हैं इसके फीस की। तो भाई इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है तो जनरल वालों के लिए 500 देना पड़ता है, लेकिन वही अगर आप SC ST OBC कैटेगरी के, रिजर्व कैटेगरी के आते हैं तो फिर आपको 400 देना पड़ता है। चलिए अब थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते हैं। गाइज इसका जो एग्जाम होता है ना वो 2 पेपर में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेपर 1 जो है ना वो मैथमेटिक्स का होता है और उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। और जो पेपर 2 होता है ना वो आपको फिजिक्स के अलावा, यानी फिजिक्स तो मैंडेटरी है, मैथ और फिजिक्स मैंडेटरी है, तो फिजिक्स के अलावा आप चाहें तो केमिस्ट्री हो सकता है आपका, आप चाहें तो बायो हो सकता है, और भी जो भी आपके थर्ड जो सब्जेक्ट्स है उसका आपका हो सकता है। लेकिन फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको 2 घंटा टाइम मिलता है। यानी आपके जो एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 घंटे का होता है, ठीक है। अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा जाए तो वही आपके MCQ क्वेश्चंस मिलते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके 200 का रहता है, यही एग्जाम में मात्र आपको 200 मार्क्स ही मिलते हैं। अब पेपर कैटेगरी की बात करते हैं तो भाई इसमें 3 कैटेगरी में पेपर आता है। एक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक जो होता है ना वह क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, एक अगर सही होता है तो 1 नंबर मिलता है। दूसरा जो है ना वो 2 मार्क क्वेश्चन बोलते हैं, मतलब कि अगर आपके एक क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तीसरा जो है ना उसमें भी आपको 2 नंबर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होता है वो मोर देन 1 होते हैं, यानी एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। वो हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या चारों के चारों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न है। तो पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सारा एग्जामिनेशन पैटर्न पे ही डिपेंड करता है। पैटर्न गड़बड़ाया फिर एग्जाम में आपका रैंक भी क्या हो सकता है, गड़बड़ा सकता है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। तो कैटेगरी 1 में अगर देखा जाए तो मैथ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 50 पूछे जाते हैं, और वहीं फिजिक्स में आपके 30 पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री ले लीजिए तो केमिस्ट्री में भी 30 पूछे जाते हैं, ठीक है। वही कैटेगरी 2 में अगर देखा जाए तो आपके मैथ्स में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही अगर कैटेगरी 3 में देखा जाए तो मैथ से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स से 5 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री से भी 5 क्वेश्चन। यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि कैटेगरी 1 में निगेटिव मार्क आपको 1/4 है, और कैटेगरी 2 में भी आपके 1/4 है। लेकिन कैटेगरी 3 में क्वालिटी ये है कि इसमें निगेटिव मार्क नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देके आप देखिएगा। अगर टोटल क्वेश्चंस की बात किया जाए तो मैथ्स में आपको 75 क्वेश्चंस मिलते हैं, फिजिक्स में आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं, और केमिस्ट्री में आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं। यह कुल मिला के आपको 200 मार्क्स देते हैं।
तो यहाँ तक हमने जाना कि भाई एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया क्या है, इसके एप्लीकेशन कब आते हैं, इसका एप्लीकेशन का जो फीस होता है वो कितना होता है, फिर क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, उसका तरीका क्या होता है, ये सारा चीज़ जाना। अब हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि किस किस सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर से कितना पूछा जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। क्योंकि अगर इतना पता रहेगा तो उसी से आपसे प्रिपरेशन करना थोड़ी सी क्या हो जाती है, आसान बन जाती है। तो आइए जानते हैं, पहले मैथ्स में देखते हैं कि मैथ्स में कौन सा चैप्टर से कितना पूछता है। जैसे अगर देखा जाए तो मैथ्स में आपको 3D ज्योमेट्री से 6% पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से आपके 4% पूछा जाता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन से आपके 5% आते हैं। वैसे ही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जितने भी चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से आपके वेटेज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वही अगर फिजिक्स में देखा जाए तो लॉज ऑफ मोशन से 4% पूछता है, अब मॉडर्न फिजिक्स से आपके 5% पूछता है। उसी तरह से आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फिजिक्स से कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने परसेंट एग्जामिनेशन इस एग्जाम में पूछता है। अगर केमिस्ट्री की बात किया जाए तो केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 6% है, ठीक है। उसके बाद से आपको रिडॉक्स रिएक्शन से आपको 5% पूछा जाता है। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितने चैप्टर्स हैं या कितने क्या बोलते हैं आपके टॉपिक्स हैं जिससे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस होते हैं ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ तक कि फार्मेसी जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि यह एक खास एग्जाम है, और यह एक खास एग्जाम क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन दिस एग्जाम को देखिए। आप अगर 2021 में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इसमें 65,000 के करीब स्टूडेंट्स का हुए थे, अपेयर हुए थे, और 2022 में अगर आप देखेंगे तो 81,000 के करीब लगभग इसमें अपेयर हुए थे। वही अगर 2023 में बात करें तो 2023 में लगभग 1 लाख सवा लाख के करीब इसमें स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे। तो इसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख या 1.25 लाख के करीब ये स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, अपेयर हो सकते हैं। अब तुम ले लो जेईई मेंस का, तो जेईई मेंस का जब तुम रिकॉर्ड उठा कर देखोगे तो 2023 में 11.5 लाख स्टूडेंट्स का हुए थे, अपेयर हुए थे। दूसरा अगर स्टेट की एग्जामिनेशन देखते हो जो टॉप क्लास के स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं जैसे MSD CET हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं, उसके अगर आप मिला के देखोगे ना तो इसमें कम ही बच्चे क्या करते हैं, अपेयर होते हैं। उसका कारण भी है कि भाई 85% जो सीट्स है वो WB वालों स्टूडेंट्स के लिए चला जाता है, 50% जो सीट्स होते हैं वह आपके ऑल इंडिया कोटा में चला जाता है। मानते हैं कि भाई ये क्राइटेरिया है और इस एग्जाम की कमी है, ठीक है, लेकिन तुम देखो कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम यहाँ पे अपेयर हुए हैं। तो अगर आप अपेयर हो गए तो आपके पास ऐसा चांस बन जाता है कि इस एग्जाम के जरिए से वेस्ट बंगाल में आपको एक बेहतर कॉलेज मिल जाए। शायद आप सुने होंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी, भाई यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी है, वो टॉप कॉलेज है, उसका पैकेज करोड़ों में जाता है, ठीक है। बस यही है कि उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, मतलब कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अगर आ रहे हो ना तो आपका कम से कम अगर आप ओपन हो, जनरल कैटेगरी के, तो आपको वेस्ट बंगाल यानी WB जेईई एग्जाम में रैंक आपका 1 से 10 के बीच होगा ना तो अभी जाके ये कॉलेज आपको मिल सकता है, स्पेशली फॉर CSE। अगर आप दूसरे ब्रांच लीजिएगा जादवपुर यूनिवर्सिटी में तो फिर आपको 500 के करीब अगर रैंक है तो ये कॉलेज मिल जाता है। और इस कॉलेज की खासियत है यार कि इसका फीस पूरा का पूरा कम है, यानी 9-10 हज़ार चारों साल का फीस है, समझ लो। तुम्हारे हॉस्टल चार्ज थोड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा, वरना इसका फीस 9-10 हज़ार में चारों साल कंप्लीट हो जाएगा। इसका पैकेज करोड़ों में जाता है, एवरेज पैकेज तो यार 10 लाख के करीब है। तो इतनी टॉप क्लास की कॉलेज है ये, इसलिए मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना WB की या ऑल इंडिया जो कोटा जो बेहतर टॉप क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना WB के देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल गया तो फिर कोई बात ही नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, हल्दिया यूनिवर्सिटी है, तुम्हारा आलिया यूनिवर्सिटी है, तुम्हारा टेक्नो इंडिया कॉलेज है, ये बेटर कॉलेजेस हैं।
वेस्ट बंगाल की, और बेहतर कॉलेज है, कम पैसा में अच्छा रिटर्न देता है आपको, आरओई सबका बेहतर है, इसलिए इस एग्जाम को देना ही चाहिए आप लोगों को। थोड़ा सा इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मार्क वर्सेस रैंक के बारे में जानते हैं कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक आता है। ठीक है, आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा कि अगर आपका 120 प्लस रैंक आ जाता है, सॉरी, अगर आपका 120 से ज्यादा मार्क आ जाता है तो आपका रैंक जो वेरी करेगा ना, वो 1 से लेके 500 के बीच में वेरी करेगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा फिर यूनिवर्सिटी चाहिए तो फिर 120 मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 120 प्लस के बारे में बात करिएगा, तो अभी जाके आपको ज्यादा फिर यूनिवर्सिटी मिल सकता है। अगर 100 से ज्यादा नंबर लेके आता है ना, तो 500 से लेके 1000 के बीच में आपका रैंक वैरी करेगा। वही अगर 80 से 100 नंबर के बीच में लेके आते हैं तो आपको 1000 से लेके 5000 के बीच में आपका रैंक वैरी करेगा। वही अगर 65 से 80 नंबर लेके आते हैं तो फिर 5000 से 10000 के बीच में वैरी करेगा। वही 50 से अगर 65 मार्क लेके आते हैं फिर 10000 से लेके 15000 के बीच में वैरी करता है। वही अगर 30 से 50 नंबर लेके आते हैं तो फिर 15000 से लेके 25000 के बीच में वैरी रैंक करेगा। ठीक है, उसके नीचे जाने से कोई फायदा नहीं है, बेहतर कॉलेज आपको मिलता नहीं। इतने में ही आप कोशिश करिएगा अच्छा से अच्छा मार्क लाने की। ठीक है, तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। WBJEE एग्ज़ाम के बारे में यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही जितनी भी बेहतरीन कंटेंट्स हैं वो आपको मिलने वाली है, तो आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको इसके ज़रिए से बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। आपके काउंसलिंग भी यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए अपडेट, एक नए एग्ज़ाम के बारे में। जय हिंद।